हम लोग 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे और पीछे के वीडियो में हम आपको पहले नंबर चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। तो हम आपको पीछे के वीडियो में, जैसा कि इस चैप्टर में लघुत्तरीय प्रश्न में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो हम आपको सभी प्रश्न का उत्तर आपको पीछे वीडियो में बताए थे। उसके अलावा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कुल 4 क्वेश्चन हैं, तो हम आपको 4 में से 2 क्वेश्चन का उत्तर हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे और इस वीडियो में बचे हुए 2 क्वेश्चन का उत्तर हम लोग जल्दी से जान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यही दीर्घोत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर बचे हुए थे, तो हम आपको बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चन को भी बता देंगे और इसके बाद आपका जो यह चैप्टर है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। हम आपको इसके बारे में बताए थे कुछ शॉर्ट में पिछले वीडियो में कि आर्थिक विकास का जो माप होता है वह 2 तरह से निकाला जाता है। पहला राष्ट्रीय आय का उपयोग करके और दूसरा प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करके। तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि राष्ट्रीय आय का उपयोग करके आर्थिक विकास की माप को कैसे निकालते हैं और प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करके हम लोग राष्ट्रीय विकास की माप को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे इसके उत्तर में कि आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित सूचकांकों द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय आय को अंग्रेजी में बोला जाता है नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यदि आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है परीक्षा में कि राष्ट्रीय आय क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय हम लोग किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में यानी एक वर्ष के अंतराल में उत्पादित सभी वस्तुएं, मतलब कि उस देश में जितने सारे भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और सेवा का उत्पादन हुआ, उसके मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है। इतना तो आप लोग भी समझते होंगे कि जिसका आय मतलब जिसका आमदनी अधिक होगा वह अधिक तेजी से उन्नति करेगा और जिसका आय कम होगा वह धीरे धीरे उन्नति करेगा। तो लाजमी है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश अधिक विकसित करेगा, इसलिए वह विकसित देश कहलाएगा, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगा वह देश अविकसित देश कहलाता है। तो आप लोग राष्ट्रीय आय कहने का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा होता है प्रति व्यक्ति आय, कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर कैपिटल इनकम। तो इसको हम लोग देखेंगे। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। यदि हम लोगों को आर्थिक विकास की माप निकालना है तो इसके लिए सबसे जो मुख्य चीज़ होता है वह होता है किसी भी देश या किसी भी राज्य का प्रति व्यक्ति आय। यदि प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है, जो प्रति व्यक्ति आय है वह देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं और यदि भारत में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि विदेश में जाकर के काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। सिर्फ वैसे व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं उनका औसत आय कितना है। ठीक है, उनका जो भी व्यक्ति भारत में रह रहे हैं उनका औसत आय कितना है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय का यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। जैसे कहने का मतलब हमको बताते हैं शॉर्ट फॉर्म में, छोटा सा एग्जांपल दे करके। अगर किसी भी देश की कुल आय है कितना 100, ठीक है, मान लिया कि कोई देश है उसका कुल आय कितना है 100 है और वहाँ की कुल जनसंख्या है 50। ठीक है, तो हम लोग 100 में से 50 को भाग देंगे, तो 100 में से 50 को भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा वह 2 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रति व्यक्ति आय को निकालते हैं। तो आपका जो यह क्वेश्चन कह रहा था कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा कैसे निकालते हैं, किसके द्वारा निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय के द्वारा और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। अब चलिए, आपका इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय में, चौथा नंबर क्वेश्चन, हम लोग इसे देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं।
क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसका जवाब भी थोड़ा लंबा होगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। क्या कारण है कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है, इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि निम्नलिखित कारण है जिसके वजह से बिहार आर्थिक पिछड़ेपन से मुक्त नहीं हो पा रहा है, आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है। सबसे पहला नंबर यहाँ पर होता है कि कृषि पर निर्भरता। जो भी लोग बिहार के हैं, बिहार में जितने सारे भी लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इस टॉपिक में कृषि पर निर्भरता के बारे में कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। कहने का मतलब कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो कृषि की हालत है वह भी ठीक नहीं है। हमारी कृषि जो है वह काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। औद्योगिक पिछड़ापन, किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यह सभी लोग आप जानते होंगे कि जहां पर कंपनियां ज़्यादा रहेगी, जहां पर फैक्ट्री ज़्यादा रहेंगे, जहां पर कल कारखाने ज़्यादा रहेंगे, उस राज्य का जो है वो विकास सबसे अधिक दर से होगा। लेकिन बिहार में औद्योगिक चीज़ है ही नहीं। औद्योगिक के मामले में भी बिहार पिछड़ा हुआ है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। मतलब जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो जितने सारे भी मुख्य चीज़ थे सभी झारखंड में चले गए। इसका कारण है कि बिहार में कार्यशैली औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य ही रह गई। मतलब जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में जितने सारे भी औद्योगिक कंपनियां थे, कल कारखाने थे, फैक्ट्री था, सभी झारखंड क्षेत्र में चला गया और बिहार में कुछ भी नहीं रह गया। और इसी कारण से बिहार में कार्यशैली औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य रह गई। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन के कारण में यही हो जाएगा कि यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर कारण देखेंगे, बाढ़ तथा सूखे से क्षति। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ आ जाता है, जिसके कारण भी जो बिहार है वह आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो गया है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में बाढ़ तथा सूखे से क्षति। तो बिहार में खासकर नेपाल में जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। मतलब हर साल यह होता है कि बिहार में बाढ़ आता ही है। कोई भी साल ऐसा नहीं होता है कि बिहार में बाढ़ नहीं आता है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे कितने जान माल की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बिहार का शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि बिहार में जो हर एक साल बाढ़ आती है वह कोसी नदी के ही कारण ही आती है। तो इसलिए बिहार का शोक है जो कोसी नदी को कहा जाता है। और हम लोग लिखेंगे कि इसके आसपास के इलाके जैसे सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया आदि जगहों में फसल की काफ़ी बर्बादी होती है। कहने का मतलब कि बाढ़ के कारण जो कुछ जिले हैं बिहार के जैसे सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, इन सभी जिलों में बाढ़ के कारण बहुत अधिक नुकसान होता है। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस तरह अपना बिहार जो है वह बाढ़ तथा सूखा के चपेट में एक साथ रहता है। तो बिहार में यह स्थिति हमेशा बना रहता है कि उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की स्थिति। तो बाढ़ तथा सूखे का स्थिति जो होता है इसके कारण भी बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। चलिए उसके बाद अगला नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे आधारिक संरचना। आप लोग कम से कम अगर दीर्घ उत्तरीय में आता है तो आप लोगों को 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पर 6-7 पॉइंट बता देंगे जिससे कि आपको कोई भी 5 पॉइंट वहाँ पर आप लिख सकें। तो अगला नंबर कह रहा है आधारिक संरचना का अभाव। मतलब आर्थिक संरचना के अभाव के कारण भी बिहार हमेशा पिछड़ा राज्य हो जाता है। देखिए हम लोग लिखेंगे कि किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में भी पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है।
इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। कहने का मतलब कि बिहार में न तो अच्छी सड़क है, न अच्छी बिजली है, अब सभी चीज़ कुछ बेहतर की स्थिति में हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर न तो सड़क है, न तो बिजली है, न तो सिंचाई के कोई साधन है, और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में कैसी है यह सभी आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है कि गरीबी, जो बिहार के लोग हैं वह सभी गरीब होते हैं, तो गरीबी भी यहाँ के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। तो गरीबी में हम लोग लिखेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, मतलब जो देश का राष्ट्रीय औसत है उसके आधे से भी कम है राज्य का प्रति व्यक्ति आय। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा हुआ है, मतलब कि बिहार में जो गरीबी की स्थिति बनी हुई है इसके कारण भी बिहार पिछड़ा हुआ है। उसके बाद पांचवा नंबर है खराब विधि व्यवस्था। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है वह भी बहुत अधिक खराब है। तो हम लोग लिखेंगे कि किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में बरसों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे थे। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार का जो विधि व्यवस्था है वह कितना बेहतर है। अब इधर धीरे धीरे करके कुछ सुधार होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बिहार का जो विधि व्यवस्था है वह उतना अच्छा नहीं है जैसा कि विकसित राज्यों में है। तो विधि व्यवस्था के कारण भी बिहार है जो पिछड़ा राज्य बना हुआ है। उसके बाद छठा नंबर है यहाँ की जो जनसंख्या है वह तेजी से बढ़ रही है। हम लोग लिखेंगे कि बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि सिर्फ बिहार का ही एक समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश का समस्या बना हुआ है जनसंख्या वृद्धि। तो हम लोग लिखेंगे कि बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के कारण पोषण में चला जाता है, मतलब यहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो साधन है वह जनसंख्या के कारण उसके पोषण में ही चला जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या के रहने के लिए स्थान चाहिए, उसके खाने के लिए चाहिए, उसके पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। तो सभी चीज़ की पूर्ति करते करते ही अधिकांश साधन चले जाते हैं। इसके कारण भी बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है कि कुशल प्रशासन का अभाव, मतलब यहाँ पर कुशल प्रशासन भी नहीं है। तो हम आपको टोटल यहाँ पर 7 पॉइंट बताए हैं। आपको इसमें से कोई भी 5 पॉइंट जो भी आपको हल्का लगता है, जो भी आपको याद हो जाता है, वह कम से कम 5 पॉइंट आपको परीक्षा में लिखने हैं। तो देखिए सबसे लास्ट नंबर पॉइंट कह रहा है कि कुशल प्रशासन का अभाव। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह ठीक नहीं है, जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते रहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में या फिर पूरे देश में जो राजनेता होते हैं वह कितना भ्रष्ट होते हैं, और उन सभी के कारण जो पुलिस होती है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वह भी बहुत अधिक भ्रष्ट होते हैं। तो कुशल प्रशासन के अभाव के कारण भी बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य बना हुआ है। तो यही 7 पॉइंट थे जो कि बिहार के पिछड़ेपन के मुख्य कारण थे। अब आपसे क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रहा था कि इसे दूर करने के उपाय बताइए। कहने का मतलब कि बिहार के पिछड़ेपन को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मतलब बिहार का जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय क्या कर सकते हैं कि कृषि का तेजी से विकास, मतलब बिहार में जो कृषि होता है उसमें हम लोग तेजी से विकास करें। जो आधुनिक कृषि पद्धति अपनाई जाती है उसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो हम लोग लिखेंगे कि बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग करना, उत्तम खाद का प्रयोग करना, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि की तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, आपको हम बताए इस चैप्टर में कि बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं, और यदि यहाँ की जो व्यवस्था है कृषि की उसे बेहतर बना दी जाए तो बिहार का विकास बहुत हद तक संभव हो सकता है।
उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आधारिक संरचना का विकास, मतलब जिस जिस चीज़ का भी यहाँ पर अभाव था उन सभी चीज़ में यदि हम लोग यहाँ पर विकास ला दें तो बिहार का विकास संभव हो सकता है। जैसे सबसे पहला नंबर देखे थे बिहार के पिछड़ेपन के कारण में कि कृषि का अभाव, तो कृषि में हम लोग विकास लाए। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट ऊपर में देखे थे कि आधारिक संरचना का अभाव, तो इसमें हमको विकास करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखे थे उद्योगों का अभाव, तो यहाँ पर भी हमको उद्योगों में विकास करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आपको ऊपर में बताए कि पिछड़ेपन के क्या कारण थे, तो आपको यहाँ पर उसी चीज़ को सिर्फ विकास में रूपांतरित कर करके विकास में बदल करके आपको लिख देना है। तो देखिए आधारिक संरचना का विकास में हम लोग लिखेंगे कि बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, उसके अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े। तो कहने का मतलब कि आधारिक संरचना का विकास में सबसे पहले यहाँ बिजली की उत्तम व्यवस्था किया जाए, सड़क का व्यवस्था किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य का सुविधा यहाँ पर बढ़ाया जाए, तभी है जो यहाँ का विकास संभव हो सकता है। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे उद्योगों का विकास, कि बिहार में यदि हम लोग उद्योगों का विकास करेंगे तो ही बिहार का विकास संभव हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया है। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद हो गई। कहने का मतलब कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो जितने सारे भी बड़े बड़े कंपनियां थे वह सभी झारखंड वाले हिस्से में चले गए, बिहार में सिर्फ चीनी मिल रह गया, और वह भी अभी चालू होने की स्थिति में नहीं है, मतलब कि बंद पड़ा हुआ है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में यह विदेशों से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का पुनर्विकास किया जा सके। मतलब जो भी यहाँ फैक्ट्री बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गए, उन्हें फिर से शुरू किया जाए, उन्हें फिर से चालू करवाया जाए, तभी यहाँ पर उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है जनसंख्या पर नियंत्रण। मतलब यदि बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए तो भी बिहार का विकास संभव हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए। मतलब जो राज्य के लोग हैं, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो, उनको शिक्षा दिया जाए इस बारे में कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, और तभी बिहार में जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता है। और उसके बाद जो अगला कारण है बाढ़ पर नियंत्रण, और सबसे लास्ट कारण देखे थे ईमानदार प्रशासन। तो बाढ़ पर नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है, जान माल की भी काफ़ी क्षति होती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार से बात करके उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में जो हमेशा बाढ़ आता है वह नेपाल से ही आता है। इसलिए हमें नेपाल सरकार से बात करके उचित कदम उठाना चाहिए। बिहार का एक हिस्सा सूखे की चपेट में रहता है, इसके लिए सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था किया जाना चाहिए। जैसा कि हम आपको ऊपर में बताए कि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ की समस्या रहती है, तो वहीं दक्षिणी बिहार में हमेशा सुखाड़ की समस्या बनी रहती है। देखिए इसके बाद अगला नंबर पॉइंट कह रहा है कि स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन बहुत अधिक आवश्यक है। तो हम लोग लिखेंगे कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण की जरूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। आप सभी लोग देखते होंगे कि बिहार में हमेशा विशेष राज्य का दर्जा के लिए विवाद उठता रहता है। तो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उन्हें केंद्र के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें केंद्रीय सहायता दी जाती है। और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रहती है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि यह सभी राज्य हैं जो विकसित राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके कारण भी यह पिछड़ेपन का शिकार
होता जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गरीबी दूर करना, मतलब जो बिहार में गरीबी की समस्या बनी हुई है इसे हम लोग दूर करें तो भी बिहार का विकास हो सकता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा से नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर करते हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब बिहार में देखते होंगे कि जो बीपीएल के लोग होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग यहाँ 42% से भी अधिक हैं। इसलिए भी जो बिहार है वह गरीब राज्य बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए और इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि यह भी रोजगार कर सके और बिहार से गरीबी को हटाया जा सके। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में किस प्रकार से शांति व्यवस्था की स्थापना किया जाए ताकि बिहार का विकास संभव हो सके। तो हम लोग लिखेंगे कि बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है और इसके साथ साथ आर्थिक विकास की गति को भी तेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना चाहिए ताकि जो बाहर की कंपनियां हैं, जो बाहर के व्यापारी हैं, वो यहाँ पर विश्वास लेकर के आएँ और यह सुरक्षित रहें और उन्हें आर्थिक विकास की गति को भी तेज करने का मौका दिया जाए, जिससे कि बिहार का जो आर्थिक गति है उसे भी तेज किया जा सके। तो आपका जो यह चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया है इसका आंसर, इसलिए आप लोग इसे कुछ पॉइंट को काट दीजिएगा। कम से कम आपको 5-5 पॉइंट याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिल सके। तो आपका यही पहला नंबर चैप्टर था जो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर थे, जितने सारे भी प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थानों को पूर्ति करें, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो सारे प्रश्न हम आपको एक एक करके बता दिए। तो हम आशा करते हैं आपको यह चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। और हम आपको बता दें कि अब हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगले वीडियो को पाने के लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।